गाइस, मेरा नाम राहुल है। मैं बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स के बारे में। ये अक्टूबर सीरीज का इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इससे पहले इकोनॉमिक्स का पार्ट ए आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, और ये प्लेलिस्ट है पूरी, आप देख सकते हो। जो आपके सामने न्यूज़ है वो है 3.4 स्वामित्र स्कीम। तो प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो तो मुझे माफ़ कर दो। बट इसका जो फुल फॉर्म है इम्पोर्टेंट है, वो है सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया स्कीम है। ये रिसेंटली लॉन्च करी गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। किस ओकेजन पे? नेशनल पंचायती राज के ओकेजन में। तो स्वामित्रा स्कीम क्या है? ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो एम करता है कि वो इंटीग्रेट करेगा प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन जो रूरल इंडिया के लिए होगा। और ये इंगेज करेगा लेटेस्ट ड्रोन सर्वे टेक्नोलॉजी। ड्रोन आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड में है, क्योंकि वो हर चीज़ को सर्वे कर देते हैं और लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं चलता। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको देखना चाहिए कि ये डिमार्केट भी कर रहा है इनहैबिटेंट को, आबादी लैंड को, जो रूरल एरियाज में। इसका जो एम है वो अपडेट करता है रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स जो कि रेवेन्यू में होते हैं, प्रॉपर्टी रजिस्टर्स में होते हैं, और इशू करता है एक प्रॉपर्टी कार्ड्स को जो कि प्रॉपर्टी ओनर्स के लिए रूरल एरियाज में। ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो कि ये कोलैबोरेटिव इफेक्ट्स है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में। इसके अलावा देखो कि यहाँ पे जो नोडल मिनिस्ट्री है इम्प्लीमेंटेशन का स्कीम का, ये जो स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट है, स्टेट रेवेन्यू है। और यहाँ पे जो लैंड रिकॉर्ड्स और डिपार्टमेंट है, सर्वे ऑफ इंडिया है, टेक्नोलॉजी, ये भी इंपॉर्टेंट पार्टनर है, कोलैबोरेटिव पार्टनर है। सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर रहे थे सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। सर्वे ऑफ इंडिया एक नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है कंट्री का। ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। ये कब बना था? ये 1767 में बना था। ये सबसे पुराना साइंटिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसका काम यही है कि लीडरशिप रोल प्रोवाइड करता है, जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, रिलायबल हो, क्वालिटी हो, इन्फॉर्मेशन देता है, इंटेलिजेंस देता है बड़ी सारी चीज़ों पर, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, सस्टेनेबल नेशनल डेवलपमेंट और न्यू इन्फॉर्मेशन मार्केट, इन सब पे ये देता है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। की कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं जो इस स्कीम में है। ये इस्टेब्लिश करता है कोर्स नेटवर्क जो कंटिन्यूसली ऑपरेट करता है रेफरेंस स्टेशन पे। और यहाँ पे जो इस्टेब्लिश होता है ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट्स इस्टेब्लिश होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के लिए होते हैं। इसके अलावा लार्ज स्केल मैपिंग होती है जो ड्रोन की तरह से होती है। रूरल इनहेबिटेंट जो आबादी एरिया है वहाँ पे मैप होता है सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। और ये ड्रोन सर्वे से होता है और ये जनरेट करता है हाई रेजोल्यूशन और जितने भी मैप्स है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे अवेयरनेस फैलाया जाता है कि यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये होनी चाहिए, और ये सर्वे करते हैं उसकी मैथोलॉजी की बहुत बेनिफिट है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन में अवेयरनेस प्रोग्राम होता है जो सेंसिटाइज करता है रूरल पॉपुलेशन के लिए कि क्या है ये इश्यूज़ है। और ये इन्हांस करता है एक स्पाशियल प्लानिंग एप्लीकेशन जिसका नाम है ग्राम मानचित्र। ये डिजिटल स्पाशियल मैप से जो क्रिएट कर दिए जाते हैं इसके अंडर, सर्वे के अंडर, और ये क्रिएट करते हैं स्पाशियल एनालिटिकल टूल्स और जो सपोर्ट करते हैं प्रिपेयर्डनेस, जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के होते हैं। और ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग डैशबोर्ड पे होता है। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट्स जो होते हैं वो क्या होता है कि ये इम्प्लीमेंट करता है रेगुलर डिपार्टमेंटल मैकेनिज्म के द्वारा, और ये असिस्ट करता है प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट। ठीक है। अब यहाँ पे पायलट फेज़ है जो 2020 से 21 है, और ये एक्सटेंड होता है 6 स्टेट्स के बारे में: हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और ये अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख विलेजेस को कवर करता है, जिसमें कोर्स नेटवर्क इस्टेब्लिश होता है जो 2 स्टेट्स के लिए है, पंजाब और राजस्थान। ये एम करता है 6.62 लाख विलेजेस को जो कवर करेगा। बेनिफिट कर क्या है स्कीम का? ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाता है रूरल इंडिया में। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, और जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट है जो इंश्योर करता है रूरल हाउस होल्ड को कि वो अपने प्रॉपर्टी को, फाइनेंशियल एसेट जो है वो लोन ले सकते हैं और बड़े सारे बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे ये हिनाइंस करता है कलेक्शन प्रॉपर्टी टैक्स। ये अपडेट करता है प्रॉपर्टी और असिस्ट करता है रजिस्टर, और ये स्ट्रेंथन करता है टैक्स कलेक्शन। ये डिमांड करता है असेसमेंट प्रोसेस जो ग्राम पंचायत के होते हैं। 2018 में इकोनॉमिक सर्वे में ये इस्टेब्लिश करा गया है कि एस्टिमेट करा गया कि 19% जो पोटेंशियल
प्रॉपर्टी टैक्स है वो कलेक्ट होगा ग्राम पंचायत के द्वारा। इसके अलावा जो ये लैंड को मार्केटेबल बनाएंगे, यहाँ पे क्या होगा कि प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो वो हेल्प करेंगे इंक्रीज करने में लिक्विडिटी जो लैंड पार्सल का है मार्केट में, ठीक है। ये रिड्यूस करेंगे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट और लीगल केसेस को, ठीक है, जो कि लैंड रिकॉर्ड के केसेस में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे इम्प्रूव करेगा क्वालिटी जीपी डीपी को, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जीआईएस मैप है जो ग्राम पंचायत में रहता है, और ये क्वालिटी कम्युनिटी असेट्स को भी इंक्रीज करेगा। जैसे यहाँ पे है कि विलेज जो रोड है, पॉन्ड्स है, कैनाल्स है, ओपन स्पेसेस है, आंगनवाड़ीज है, इन सबको ये इम्प्रूव करेगा। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे जो जीएसआई मैप्स है वो स्पाशियल डेटाबेस बनाएगा, जो प्रिपेयर करेगा इसको एक्यूरेट वर्क एस्टिमेट्स पे, ठीक है। उसके अलावा 8 रिलीफ वर्क्स होते हैं इसमें, एक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड्स होंगे जो इनको रिलीफ और कॉम्पनसेशन में बहुत हेल्प करेंगे। इसके अलावा पोटेंशियल इश्यूज क्या है इम्प्लीमेंटेशन का, कि यहाँ पे जो है रिलक्टेंस है कम्युनिटी में, और लैंड और बाउंड्रीज जो सेंसिटिव टॉपिक्स पे है रूरल एरियाज पे, वो डिस्करेज करेंगे कि वो पार्टिसिपेट करें कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स में। एक्सक्लूजन लाएंगे वनरेबल पीपल में, दलित, वुमेन, टेनेंट फार्मर्स, ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड, और जो सारे हैं इनको एक्सेस मिलेगा लैंड का, और ये लेजिटिमेट होंगे इनके क्लेम। फंक्शनल मार्केट जो है इनका होगा, लैक ऑफ फंक्शनल मार्केट जो है रूरल एरियाज़ में, और ये यूज़ होगा लैंड को एज अ मार्केटेबल कोलैटरल। वे फॉरवर्ड की बात कर लेते हैं। वे फॉरवर्ड में सिंपल सिंपल चीज़ है कि ये इंगेज करेगा कम्युनिटी को, बिगनिंग से इन्वॉल्व करेगा कम्युनिटी को, और ये हेल्प करेगा ट्रांसपेरेंसी, और वो क्रिएट करेगा एक एनवायरनमेंट जहाँ पे ग्रेटर एक्सेप्टेंस हो इस चीज़ों का, ठीक है। इसके अलावा ये रिड्यूस करेगा पोटेंशियल जो डिस्प्यूट्स के लिए होते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रोटेक्ट करेगा कुछ वनरेबल पीपल को भी, जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और ये लेजिटिमेसी लाएगा वनरेबल सेक्शन के लिए, जो कि गलत ना हो, ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टैब्लिश कर रहा है ये ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, वहाँ पे जितने भी लोगों की दिक्कतें हैं वो सुनी जाएगी, और ये मार्केट बनाएगा जहाँ पे लोग बाय और सेल कर सके, और लेजिस्लेचर और रेगुलेटरी प्रोसेसर होगा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कंज्यूमर का, ठीक है। लास्ट में कंक्लूजन ये है कि मॉडर्नाइज कर रहा है लैंड रिकॉर्ड्स को, जो एक इंपॉर्टेंट फाउंडेशन स्टेप है, और ये करने से चीज़ें बहुत बदलेंगी, और सभा ग्राम पंचायत को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है हमारी स्क्रीन पे वो है एस्केलेटेड इरिगेशन बेनिफिट स्कीम AIBP। रिसेंटली क्या है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, ये पार्लियामेंट्री कमेटी है, आपने पार्लियामेंट्री पॉलिटी में पढ़ा होगा, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट कम्युनिटी है। इसमें ये क्या करता है, ये सबमिट करता है कुछ रिपोर्ट्स जो कि होता है एक्सकेलेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स में प्रोग्राम के। यहाँ पे जो बेनिफिट है वो इरिगेशन के बहुत ज़्यादा हैं, ये हमें देखना चाहिए। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉन्च कर रहा है AIBP, ये कर रहा है 1996 से 1997, ठीक है। AIBP एक सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च है, ये 1996 से 97 तक वो ये प्रोवाइड करती है सेंट्रल असिस्टेंस, जो मेजर और माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में होती है। इम्प्लीमेंट करता है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, और ये यहाँ पे क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि इम्प्लीमेंट करता है कुछ प्रोजेक्ट्स को जो कि बियॉन्ड हो एक रिसोर्स कैपेसिटी। ये फोस्टर करता है फास्टर कंप्लीशन जो होता है ऑन गोइंग मेजर मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को, और यहाँ पे ये लॉन्च करता है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 से 16। और AIBP ये एक इंटीग्रल पार्ट है PMKSY। ये इंश्योर करता है एक्सेस कि ये कुछ प्रोटेक्टिव इरिगेशन पे हो, और ये हर एग्रीकल्चर फार्म्स पे होना चाहिए। ये इसको प्रमोट करता है, और ये पर ड्रॉप वन क्रॉप पे होना चाहिए, ठीक है, इसकी एजेंडा है, ठीक है। और ये ब्रिंग करेगा, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट होगा तो रूरल प्रॉस्पेरिटी लाएगा, ठीक है। AIBP जो है कंपोनेंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा देख लेंगे लास्ट में। ये फोकस करता है मेजर मीडियम और प्रोजेक्ट्स पे जो इन्वॉल्व करते हैं 2000 हेक्टेयर से ज़्यादा। इसमें इंसेप्शन है ये कि 297 इरिगेशन है, मल्टी
पर्पस प्रोजेक्ट है जो कि इंक्लूड हुए हैं फंडिंग के अंडर AIBP। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। तो बात कर रहे हैं शॉर्टकमिंग की इन AIBP। ये बहुत ज़्यादा मोटिफिकेशन हो रखा है इधर, यहाँ पे डिज़ाइन भी बहुत अलग सा हो रखा है। और क्या स्कोप है इसका देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिफिशेंसी आ रखी है प्रिपरेशन में, प्लानिंग के डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स में जो इनएडिक्वेट सर्वे बताते हैं। इसके अलावा इनएडिक्वेट असेसमेंट होता है वाटर अवेलेबिलिटी का, इनएडिक्वेट कैलकुलेशन होता है कॉस्ट बेनिफिट रेशो का। यहाँ पे बहुत रिवीजन होता है कॉस्ट एस्टिमेट जो कमेंसमेंट के बाद होता है, और ये अफेक्ट करते हैं शेड्यूल इम्प्लीमेंटेशन का प्रोजेक्ट का। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि वायलेशन क्या होता है प्रोजेक्ट का, कैसे गाइडलाइंस की प्रोजेक्ट की वायलेशन होता है। अगर पैक प्रोजेक्ट के बारे में बताएं या स्कीम्स के बताएं तो इस प्रोग्राम में वायलेशन होती है जो कि होती है 3,718 करोड़, और डिफिशिएंसी है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो कि नोटेड है पैक के द्वारा। और यहाँ पे बहुत सारी केसेस है, इसमें शॉर्ट रिलीज फंड होता है, डिले होता है रिलीज ऑफ फंड में जो वेरियस लेवल पे होते हैं। इसके अलावा जो होता है बैलेंस होता है फंड्स का जो सब्सिक्वेंट रिलीज पे होता है। पैक जो होता है यूटिलाइज करता है कुछ फंड्स जो अमाउंट करते हैं 2,187 करोड़, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 37% टोटल सेंट्रल असिस्टेंट रिव्यू का जो एजेंसीज में होते हैं। और ये सबमिट नहीं होते ये इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी का। तो ये बड़ी चीज़ है, यहाँ पे आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। इंस्टेंसेस जो है इसका डाइवर्सन होते हैं फंड्स के, और ये यहाँ पे जो बड़ी सारी चीज़ें हैं वो सही से हो नहीं पाती है, एलोकेट नहीं हो पाते जो फंड्स हैं। डेफिशिएंसी होती है मॉनिटरिंग में, और उसमें ये होता है कि जो लैक मॉनिटरिंग है वो सेंट्रल स्टेट एजेंसीज का एक मेजर प्रॉब्लम है। इसके अलावा अब वे अहेड में क्या बात है, वे अहेड में ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन गाइडेंस बनना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाना चाहिए, वो कंसल्ट करना चाहिए स्टेक होल्डर्स स्टेट गवर्नमेंट को, और एसेस करना चाहिए जो नीड एक कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन गाइडलाइंस होनी चाहिए। मिनिस्ट्री जो है वो फ्रेम करती है कुछ टाइमलाइंस जो इंक्लूजन के लिए होती है प्रोजेक्ट के, और ये इंक्लूड करती है जो पॉसिबिलिटी है जितने भी चार्जेस हैं, ताकि वो रिमूव कर दे फ्रीक्वेंट क्वेश्चन रिविजन्स को। इसके अलावा आप देख सकते हो जो कॉन्क्रीट एक्शंस है वो गवर्नमेंट ले रही है ताकि वो जो गाइडलाइंस प्रोवाइडेड है उन पे अडर रहे। इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे जो चेंजेस है इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट के, वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो डिफिशिएंसीज है प्रिपरेशन में या प्रोसेस में, जैसे डिले होता है, इनएक्यूरेट होता है या सर्वे बेकार होता है, वो उसको भी देखा जा रहा है। फिजिकल मैनेजमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। एक यूनिफॉर्म पैरामीटर्स होना चाहिए कैलकुलेशन का, CBA रेशो का, जो कि अडॉप्ट करना चाहिए। CBA रेशो जो प्रोजेक्ट का है वो रिवाइज होना चाहिए कंटिन्यूसली, और ये एक रियलिस्टिक अजम्पशन पे होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए जो बेसिकली शॉर्ट और नॉन रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू में होना चाहिए। गवर्नमेंट को एक सेपरेट सेल होना चाहिए ताकि वो एग्जामिन करे सारे केसेस अनड्यू बेनिफिट जो कॉन्ट्रैक्टर को होते हैं। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए। यहाँ पे जो पैक है वो एडवाइस करता है जितने भी DPR प्रोजेक्ट्स है वो इम्प्लीमेंट करे अंडर AIBP, जो कि होना चाहिए ऑडिट्स के लिए। द गवर्नमेंट शुड पुट इन प्लेस अ मैकेनिज्म जो मॉनिटर करना चाहिए सारी चीज़ें, इम्प्रूव करना चाहिए मॉनिटरिंग सिस्टम को सैटेलाइट इमेजरी और फील्ड रिपोर्ट्स के द्वारा, ताकि इफेक्टिव इरिगेशन पोटेंशियल हो। इसके अलावा पार्टिसिपेटरी मॉडल इरिगेशन होना चाहिए जो वाटर यूज़र एसोसिएशन के द्वारा हो। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति यहाँ पे एफर्ट्स लगाना चाहिए ताकि वो एक फॉर्मेशन करे वाटर्स यूजर्स को, एसोसिएशन को, जो हर स्टेक में हो। इसके अलावा नेचुरल गैस मार्केटिंग क्या है, नेचुरल गैस मार्केटिंग बेसिकली अभी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव करा है नेशनल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स, जो कि एक सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड्स गैस बेस्ड इकोनॉमी। ठीक है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म्स क्या है, ये स्टैंडर्डाइज करता है ई बिडिंग प्रोसीजर को। जो डायरेक्टर जनरल है हाइड्रोकार्बन्स के, वो प्रपोज कर रहे हैं एक स्टैंडर्डाइज ई बिडिंग प्लेटफॉर्म, ताकि वो आराम से हो जाए। प्रोजेक्ट्स जो प्रोड्यूसर्स है वो बार्ड होंगे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जो गैस है वो यहाँ पे एक गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज है वो अलाउड नहीं होंगे पार्टिसिपेट करने के लिए इन बिडिंग प्रोसेस में, बट जो एफिलिएट कंट्रीज है वो अलाउड होंगी। ठीक है।
इसके अलावा आप देख सकते हैं मार्केटिंग फ्रीडम होने चाहिए यहाँ पे, जो फील्ड डेवलपमेंट प्लान्स के लिए हो तो गारंटीड होती है ब्लॉकेज, और ये प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए जो प्राइसी फ्रीडम को दे। ठीक है। इसके अलावा आप कुछ देख लेते हैं प्राइसी ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूस नेचुरल गैस। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मैकेनिज्म है, ये एक प्राइस है जो सेट करा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हर 6 महीने। यहाँ पे जो वेटेज दिया जाता है वो हर एवरेज को प्रिवेलिंग प्राइसेस पे दिया जाता है, यूएस, यूके, कनाडा, रशिया। प्रेजेंटली अगर बात करो तो 1.79 मिलियन BTU है, जो बहुत इसके लेस है इंपोर्टेड LNG के। LNG आपको पता ही है। ये प्राइस जो रिजीम है कवर करता है 80% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नेचुरल गैस। और इसके अलावा जो नॉन एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस मैकेनिज्म है, नॉन APM सॉरी, ये फ्री मार्केट गैस है जो मैकेनिज्म एप्लीकेबल है कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में जो बेस्ड होते हैं गैस प्रोडक्शन में। अगर बात करूँ तो 20% है टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे। और ये जो न्यू रिफॉर्म है वो कवर करेगा जितनी भी बेनिफिशियरी रीजन में। ठीक है। इसके अलावा क्या बेनिफिट है ये देख लेते हैं। बेनिफिट है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम रिफॉर्म से, वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये इन्हांस करेगा कुछ फॉलोइंग रीजन: यूनिफॉर्मिटी इन बिडिंग प्रोसेस, मार्केटिंग और प्राइसी फ्रीडम को कर देगा न्यू इन्वेस्टर्स को, फ्रीडम ऑफ चॉइस दे रहा है प्रोड्यूसर को ताकि वो रेगुलेट कर सके आराम से, अपडेट कर सकते हैं। रोल ऑफ रेगुलेटर डिफाइन कर रखा है इसमें, आत्मनिर्भर भारत के लिए भी इंकरेजमेंट दिया रखा है कि ये रिफॉर्म इंकरेज करेगा इन्वेस्टमेंट जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में हो नेचुरल गैस में, और ये हेल्प करेगा, रिड्यूस करेगा इम्पोर्टेड डिपेंडेंस। ठीक है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और रिलेटेड इंडस्ट्री बूस्ट होगी। गैस बेस्ड इकोनॉमी ये इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेक्टेड है कि 40 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर जो गैस है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन से बनता है। इससे जो पोल्यूशन है वो कम होगा। यहाँ पे जो गैस प्रोडक्शन है कंजम्पशन वो इंक्रीज होगा, उसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होगा एनवायरनमेंट में भी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में क्या है कि ये रिफॉर्म्स हेल्प करेंगे, क्रिएट करेंगे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो गैस कंज्यूमिंग सेक्टर्स में हो, जैसे MSME। नेचुरल गैस क्या है? नेचुरल गैस एक मिक्सचर है गैसेस का जो रिच होती है हाइड्रोकार्बन पे, मीथेन होती है उसमें, नाइट्रोजन होता है, CO2 होते हैं। नेचुरल गैस रिजर्व जो होते हैं बहुत अंदर होते हैं अर्थ के, और ये अदर सॉलिड और लिक्विड हाइड्रोकार्बन बेड के पास होता है जैसे कोल और क्रूड ऑयल। ये यूज़ नहीं होते प्योर फॉर्म में, और ये प्रोसेस होता है, कन्वर्ट होते हैं क्लीनर फ्यूल फॉर कंजम्पशन। ये यूज़ हो सकता है कुछ फॉलोइंग वे में, जैसे फैट स्टॉक है एक मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स का, फ्यूल होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, कुकिंग होती है डोमेस्टिक हाउस होल्ड में, ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल होता है व्हीकल्स का। नेचुरल गैस सिनेरियो क्या है इंडिया में? इंडिया में अभी 6.2% है इंडिया का प्राइमरी एनर्जी मिक्स, जो हम पीछे हैं। अगर ग्लोबली देखिए तो 24% है। गवर्नमेंट का प्लान है कि हम इंक्रीज करें 15% बाई 2030। डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो नेचुरल गैस है कंट्रीब्यूट करता है 48%, जो नेचुरल गैस के कंजम्पशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये सप्लाइड होता है ऑयल एंड गैस फील्ड जो लोकेटेड होता है वेस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एरियाज, जो हजीरा बेसन में होता है मुंबई के ऑफशोर में, और KG बेसन में है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं रिफॉर्म से वो वेरी लिमिटेड है, और यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि रिफॉर्म में क्या इशू है कि नॉमिनेटेड फील्ड है जो अकाउंट करता है 80% इंडिया का जो गैस प्रोडक्शन है वो प्रेजेंट में। अभी ये बेनिफिट करता है जो आउटसाइड द बेनिफिट जोन होते हैं पॉलिसी को। ठीक है। ये डिस इंसेंटिव देता है ओल्ड प्लेयर्स को, क्योंकि न्यू जो एंटरर्स है वो बेनिफिट लेंगे इससे, जो न्यू एंटिटीज़ है या जो भी ग्रुप है वो बेनिफिट लेंगे ई बिडिंग प्लेटफॉर्म का। तो ओल्ड प्लेयर्स को डिसएडवांटेज है। ये अलाउ करता है एफिलिएट्स को। तो प्रिंसिपल बिहाइंड क्या है कि क्लियर नहीं है कि ओनली टाइम वुड टेल अस कि क्या यहाँ पे मेन गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज है जो बेनिफिशियल रहेगी। एफिलिएट्स का प्रॉपरली डिफाइन नहीं है यहाँ पे, उसके कहने का मतलब ये है। यहाँ पे अलाउ करता है कुछ ये हमने देख लिया है। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड में ये है कि प्रिंसिपल गुड है, इन्हेंस करता है डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो नेचुरल गैस में होता है। ये स्टेप कम्प्लीमेंटेड देता है फॉलोइंग रिफॉर्म्स के लिए ताकि वो हार्नेस करे एक्सपेक्टेड बेनिफिट। डूइंग विद APM ये है कि प्राइसेस जो है APM के अंडर के रिजीम में वो हाफ है जो इंडिया पे करता है इम्पोर्टेड LNG को। ठीक है।
जो प्राइसिंग मैकेनिज्म है वो रिड्यूस करता है इंसेंटिव जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए और रेस करता है सप्लाईज। अगर बात करूँ आईईए के बारे में, तो ये मैकेनिज्म फोकस करता है, वो रिड्यूस करता है प्राइस लेवल और ये क्रिएट करता है एक मार्केट बेस्ड सिस्टम जो कि रिफ्लेक्ट करता है डोमेस्टिक सप्लाई डिमांड स्ट्रक्चर को। जो टैक्स रिफॉर्म्स है वो नेचुरल गैस पे फॉल नहीं होते अंडर जीएसटी। गैस कंजम्पशन सफ़र करता है कास्केडिंग इफेक्ट्स, क्योंकि अगर टैक्स नहीं आता है तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट आता है। कास्केडिंग इफेक्ट इकोनॉमिक्स का टर्म है। अगर बात करूँ आईईए के द्वारा, तो जो नेचुरल गैस है जीएसटी के अंडर अगर आते हैं तो इंट्रोड्यूस करेंगे पोस्टेज सिस्टम, जो एक ट्रांसपोर्ट टैरिफ होगा जो रिड्यूस करेगा इनकी कॉस्ट। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड इनके लिए क्रिएट हो गया, पर जीएसटी के अंदर है नहीं, तो इसकी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही इनको। गैस एक्सचेंज हब है इसका आईजीएक्स, ये ट्रेड करता है प्लेटफॉर्म में जो ओपन रहता है इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस के लिए, और अलाउ करता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए ट्रेड करे इस प्लेटफॉर्म में और इंकरेज करे ट्रांसपेरेंस प्राइस डिस्कवरी, जो बेसिस हो बायर्स और सेलर्स पे, और इंटरैक्ट करे एक ओपन मार्केट में। अकॉर्डिंग टू आईए जो ये पेव करेगा वे, ये रिमूव करेगा मल्टीपल प्राइस रिजीम को। जो नेक्स्ट और आखिरी न्यूज़ जो इकोनॉमिक सेक्शन की है वो है कोस्टल शिपिंग बिल 2020। रिसेंटली क्या हुआ है, शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक इशू करा है ड्राफ्ट कोस्टल शिपिंग बिल जो 2020 पब्लिक कंसल्टेशन के लिए होगी। ये प्रोविजन बनाएगा बिल के लिए, मैंडेटरी करेगा लाइसेंसिंग फॉरेन वेसल को, नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग स्ट्रैटेजिक प्लान को भी ये एक एम देगा सीमलेसली इंटीग्रेशन जो इनलैंड वाटरवेज के लिए रूट पे हो मैरीटाइम कोस्टल ट्रांसपोर्ट के लिए। ये एम करता है, इनेबल करता है ट्रांसपोर्टेशन जो गुड्स के लिए हो सोली वाया वाटर वेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये इनलैंड वाटरवेज से कोस्टल शिपिंग रूट्स को लिए करता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ है प्रोविजन में देखनी चाहिए कि नेशनल रजिस्टर होता है कोस्टल शिपिंग का, कंटेन करता है सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोस्टल ट्रेड ऑफ इंडिया। जो रजिस्टर होता है वो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी उस प्रोसीजर को, इन्फॉर्मेशन देता है और शेयर करता है रेगुलेटर्स, इंडस्ट्रीज और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में। यहाँ पे शेड्यूल और पेनल्टीज देख लेते हैं। ये इनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को रिवाइज करें इनकी फाइन्स, वो अमेंड नहीं करेगा कुछ भी एक्ट को, और ये मेक करेगा लाइफ इजियर इन लोगों की। अब इम्पोर्टेंस क्या है इस बिल का कि यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ इंडिया का देखा जाएगा। कोस्टल शिपिंग जो इंडिया में होती है ग्रेट कोस्ट और कॉस्ट होता है ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन का। ये करंटली क्या है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट जो हैंडल करता है 70 to 80% ट्रेड हैंडल करता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है, और वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। ये फर्दर रिड्यूस करता है ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट जो इंटीग्रेटेड करता है कोस्टल मैरीटाइम ट्रेड के साथ जो इंडियन वाटरवेज के साथ होती है। पॉलिसी प्रायोरिटाइज करता है, ये सेपरेट लेजिस्लेशन बनाता है कोस्टल शिपिंग में, ये हेल्प करता है, रिकग्नाइज करता है जो पॉलिसी प्रायोरिटीज़ होती है ताकि वो मीट करे जो डिमांड्स है इंडिया की ग्रोइंग डिमांड्स है, और इवॉल्व करता है शिपिंग इंडस्ट्री को। ठीक है, यहाँ तक का यही न्यूज़ है। अब मेरे फर्स्ट जगह तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को, और नेक्स्ट हम बात करेंगे सिक्योरिटी के बारे में। तब तक के लिए बाय।